जी, बेटा आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक टर्म सुनी होगी, वैसे आप लोग थर्ड सेमेस्टर में शायद ना भी सुनी हो, बट फिर भी कहीं न कहीं आपके कान में एक बात पड़ी होगी कि एक चीज़ होती है व्हिच इज़ नोन एज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस। ठीक है जी, तो आईएएस से ही अब अकाउंटिंग की जाती है दुनिया भर में। और आईएएस है क्या? किस तरह बनता है? उसका प्रोसेस क्या है? तो ये सारा कुछ आज हमने देखना है आईएएस से रिलेटेड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो ये जो है ये बेसिकली एक आईएएस एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है। तो वो किस तरह कवर करता है, हम आईएएस भी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, हमने बेसिकली स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं। जितने स्टैंडर्ड्स हम पढ़ सके टाइम के मुताबिक वो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे। वो स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, वो स्टैंडर्ड्स आपकी एक सॉलिड कॉन्सेप्चुअल बेस बनाते हैं, और साथ ही साथ उसमें न्यूमेरिकल भी उसी स्टैंडर्ड में ही होते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टैंडर्ड के अंदर ही होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले जो स्टैंडर्ड है वो आपकी एक बेस बनाता है, आपको थ्योरेटिकली भी साथ लेके चलता है। सो अकाउंटिंग वुड बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उससे पहले मैं थोड़ी रिवीजन कर लूँ ज़रा कि अकाउंटिंग आप लोगों ने जो पढ़ा है कि अकाउंटिंग होती क्या है, इसको भी थोड़ा-सा ज़रा ना रिफाइन करते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अकाउंटिंग क्या है, पढ़ना क्या चाह रहे हैं, यू कैनॉट ऑब्वियसली स्टडी विद पर्टिकुलर माइंडसेट। और अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों ने एक डेफिनेशन रटी हुई है, और जब भी मैं पूछता हूँ क्लास में अकाउंटिंग क्या है, तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, वो क्या कहता है कि सर अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। दूसरे जो कहता हूँ वो भी यही कहता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक हमारी माशाल्लाह नेशनल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, और सब ने माशाल्लाह ये रटी हुई है। ये आईकॉम वालों ने तो खास तौर पे, सुहेल अफजल साहब की बुक में भी है ये डेफिनेशन। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन रटी हुई है, वो क्या है जी? और नॉन आई कॉमर्स के लिए भी उन्होंने भी ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में यही डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग या इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। डाटा बेसिकली इसको अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है टू अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या है, उसको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड ही नहीं करना, सिर्फ रिकॉर्ड करना इन अ मीनिंगफुल वे। अकाउंटिंग का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, लिखना एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल मैनर में। तो ये कोई भी अकाउंटिंग हो सकती है। मैं कहता हूँ जी अपने डिपार्टमेंट के बच्चों की अकाउंटिंग की जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सारे बच्चों की, कौन बच्चा है, क्या नाम है उसका, और इसको फिर समराइज करके, कांटी छांटी करके एक खूबसूरत से फॉर्मेट में लिख के हम पेश कर देंगे, तो वो एक स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एक मीनिंगफुल मैनर में, ताकि वो आसानी से समझ भी आ जाए और बेहतर इंटरप्रिटेशन भी उसकी हो सके, और उसको एक अच्छे से फॉर्मेट में लिख देना, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई होंगी FA1 में। तो ये अकाउंटिंग की सिंपल डेफिनेशन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हो जाती है? अकाउंटिंग है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, एनालाइज, समराइज, इंटरप्रेट करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो अगर वही इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल हो जाएगी, और फाइनेंशियल का क्या मतलब है? फाइनेंशियल मीन्स एनीथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, एनीथिंग दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसको पैसे में तोला जा सकता है किसी चीज को, तो वो फाइनेंशियल कहलाती है। तो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी वैल्यू रखती है, उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी वैल्यू रखती है, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फिर इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाया करते, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर बेटा आपको ये बात ना समझ लग रही है तो आप साथ साथ मेरे से पूछते रहेंगे, ठीक है? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ये साथ साथ मेरे से
पूछते रहे। सो दिस इज व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। अब यहाँ पे भी अभी भी आपको बात क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता, कईयों को, कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग ये चीजें क्या है या ये कैसे होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसको अब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट डज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग मीन। बेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को रॉ फॉर्म में एज इट इज, एज इट अकर्स, याद रखिएगा एज इट अकर्स, जैसे ही कोई इवेंट होता है उसको आप एज इट इज फर्स्ट, जो कहते हैं ना एफ आई आर भी यही होता है जी, कि रिकॉर्ड कर लेना आप किसी इंसिडेंट को एज इट अकर्स, और एक रॉ फॉर्म में उसको लिख लेना क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली समझते हैं कि टाइम जो पहले हुआ उसको लिख लिया, फिर बाद में हुआ उसको लिख लिया। और किसी भी इवेंट को, और इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इवेंट एक ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसको जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है आप उसको एक रॉ फॉर्म में लिख लेते हैं विदाउट एनी कांटी छांटी और समराइजिंग, और बस डिटेल में लिख लेते हैं उसको। ये है रिकॉर्डिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर आपको कहा जाए कि आप नोट्स बनाते हैं जब बेटा, तो एक नोट्स का मरला होता है कि टीचर जो भी बोल रहा है आप लिख लेते हैं बगैर सुने। देखिए ये भी एक मार्शल आर्ट है आप लोगों के पास कि आप बगैर सुने भी लिख लेते हैं। तो बगैर सुने मतलब आपको, आपका ध्यान हो ना हो, लेकिन जैसे ही टीचर की कोई बात पड़ी आपके कान में, आपने फौरन लिखना स्टार्ट कर दिया, लिखते लिखते। इवन टीचर ने अगर कोई बीच में एग्जाम्पल भी दे दी है या गलती भी कर ली है तो वो भी आप लोग लिख लेते हैं, क्योंकि बगैर सुने सोचे समझे हम लिख रहे होते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, चले आप, बट यू आर राइटिंग द नोट्स इन अ रॉ फॉर्म, और जैसे ही वो टीचर की जुबान से निकल रहे हैं आप उसको एज इट दे आर अकरिंग आप उनको लिख रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हम डिटेल के अंदर विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन या विदाउट एनी रिकॉर्ड समराइजिंग एटसेट्रा आप इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, दिस इज रिकॉर्डिंग। तो जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है, मिसाल के तौर पे आपने एक एसेट लिया, एसेट मतलब आपने, चले जी एक मशीन ली बिजनेस ने आपके, तो आप उसको लिखेंगे कि जी मशीन हमने फला डेट को ली, ये मशीन है, इतने की ली हमने, और फला बंदे से ली। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने एक रफ सी फॉर्म में लिख ली। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को आपने एक नहीं, आपने इस इंफॉर्मेशन को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को 100 या 1000 दफा, इवन हजारों दफा बड़ी कंपनीज में लिखा होगा। सिर्फ एक मशीन को नहीं, आपने और भी बहुत कुछ खरीदा होगा, आपने कुछ बेचा भी होगा, आपके पास कहीं से पैसे आए होंगे, कहीं आपने पैसे दिए होंगे, एटसेट्रा। तो ऐसी हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं कंपनी में। आप क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली, आप हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकली लिखते रहते हैं। एक मिनट, ये मैं आपके साथ यहाँ पे करके लिखता हूँ। चलिए, तो आज फॉर एग्जांपल 18th है, ठीक है, तो आपने डेट लिखी 18 दिसंबर, और हुआ कि 18 दिसंबर को आपने मशीन खरीदी थी, मशीन खरीदी, और किससे खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने यूसुफ साहब से खरीदी, यूसुफ को से कंपनी से, और कितने की खरीदी आपने, ₹1,00,000 की। तो ये आपने एक इंफॉर्मेशन एक डिटेल में लिख ली। इसी तरह क्या होगा बेटा, आपने फिर 18th को ही एक और ट्रांजैक्शन की होगी, आपने इसी तरह 18th को बहुत सी ट्रांजैक्शंस की होंगी, फिर आपने एक ट्रांजैक्शन 19th को की होगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी, सो ऑन। आपने इस तरह पूरे साल की, महीने की ट्रांजैक्शंस
लिख दी। ठीक है जी। अब ये जो आपने डिटेल लिखी है, ये हजारों की तादाद में ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब अगर आपने इन ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करना है, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और ये अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। अगर आपने ये फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स या जिनके लिए भी आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे या अपने लिए भी फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के लिए, तो बेटा उस केस में आपको ये सारी की सारी इस तरह लाखों, हजारों, सैकड़ों ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये आप अगर किसी को एज इट इज दे दें कि ये लो भाई ये सारी ट्रांजैक्शंस जो आपने समझना है, पढ़ना है, पढ़ लो, तो दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गो थ्रू दोस ट्रांजैक्शंस। इवन आप भी दोबारा इसको, इन सारी ट्रांजैक्शंस को दोबारा शायद ना देख सके, बार बार ना देख सके। अच्छा, बीच में एक चीज भूल गए, वो वापस जाओ जी पहले पेज पे, 100 पेज बने थे, वापस जाओ, अब कौन से पेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन थी ये भी नहीं आपको पता। तो ये इंफॉर्मेशन तो आपने रिकॉर्ड कर ली, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो गई है। बट ये इंफॉर्मेशन अब आपने आगे प्रेजेंट करनी है लोगों को, और उनको इवन अगर आपने खुद भी दोबारा देखनी है, so it is very difficult to go through all of this once again, and बल्कि once again ही again and again आपको इससे go through करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप अब इस सारी इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट करेंगे, इसको, इसकी अब कांटी छांटी शुरू करेंगे, इसको एक बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो उस तरीके से लोगों को समझ भी बेहतर आ जाए और उसको एक मीनिंग भी मिल जाए सारी ट्रांजैक्शंस को, और साथ साथ आसान हो जाए उनके लिए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, और क्या कहते हैं उसको, रेलेवेंट भी हो जाए। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सबको नहीं चाहिए। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबको नहीं चाहिए। अब इतनी ट्रांजैक्शन में एक बंदे को फॉर एग्जांपल आप सिर्फ और सिर्फ आपके एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या एक क्रेडिटर को आपकी लायबिलिटी से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इतनी ट्रांजैक्शन में पहले देखेगा कि कहाँ कहाँ लायबिलिटी है, उसको लहदा नोट करेगा, तो रेलेवेंट भी नहीं रही इंफॉर्मेशन इस तरह से, और अंडरस्टैंडेबल भी नहीं रही। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को, और क्या कहते हैं उसका कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं बन रही ना, मीनिंगफुल भी नहीं रही। तो आपने इंफॉर्मेशन को, अब ये मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडेबल, मीनिंगफुल एंड, क्या अभी मैंने आपको बताया था, रेलिवेंट। ये तीन चीजें बनानी है आपने। इंफॉर्मेशन को आपने अंडरस्टैंडेबल करना है, मीनिंगफुल करना है और रेलिवेंट करना है। तो इसके लिए अब आपको जो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई थी, अब इनको समराइज करना स्टार्ट करना है। ये सारी ट्रांजैक्शन से को आप गो थ्रू करेंगे एक दफा। पहले तो आपने बस लिख ली थी, आपने देखा ही नहीं कि पिछली ट्रांजैक्शन क्या है क्या नहीं है। अब आपने इनको गो थ्रू करना है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को बारी बारी रिवाइज करना है और इनको समराइज करना है, यानी छोटा करना है। और ये जो सैकड़ों ट्रांजैक्शंस थी, ये सैकड़ों पेजेस पे थी, इनको अब आपने कुछ पेजेस पे, 10 पेजेस पे, 8-10 पेजेस पे लेके आना है। वो कैसे करना है जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक अकाउंट्स एक दो डिस्कस करता हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बेटा ये जो रिकॉर्डिंग थी, ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये आप जहां पे करते हैं या जिस तरीके से करते हैं, उसको अकाउंटिंग की टर्म्स में हम कहते हैं जर्नल। और जो आप लिखते हैं जिस तरीके से, उसको कहते हैं हम एंट्री। तो ये जर्नल एंट्री कहलाती है रिकॉर्डिंग। तो आप जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एज इट इज जर्नल में, अब याद करें क्या होता है। जर्नल में आप डेट लिखते हैं, इसी तरह पर्टिकुलर्स लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट कर देते हैं अमाउंट के साथ, और इस तरह आप बस जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है
कोई ट्रांजैक्शन को इकट्ठा नहीं करते, कोई एसेट्स को एक जगह नहीं कर देते लायबिलिटी, बस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे आप जर्नल में उसको रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब आपने एंड पे कोई सैकड़ों के करीब जर्नल एंट्रीज की एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उन सारी जर्नल एंट्रीज से आपने एक दफा गो थ्रू करना है। आप ही सिर्फ करेंगे, एक दफा ही करेंगे। अब आप खुद ही समझेंगे कि सब लोग उन जर्नल एंट्रीज को देखते रहे और उनको समझ ही ना लगे कि क्या लिखा है, क्या मतलब क्या है इसका, तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो हम क्या करेंगे अब हम बढ़ेंगे समराइजिंग की तरफ। और समराइजिंग करने का हमने एक तरीका इजाद किया जिसको हम कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं जी? लेजर। आपको याद है जी? जर्नल लेजर कह ले या वैसे लेजर्स की बात करें अगर, तो लेजर्स क्या होते हैं? लेजर्स इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं। हेड्स हेडिंग उनकी जो होती है वो बेसिकली वो आइटम होता है जिसके बारे में रिकॉर्डिंग की गई है। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम्स, इनको हम लेजर कहते हैं। तो आपने इन सारी एंट्रीज के से गो थ्रू करना है, लेजर बनाना है। और लेजर किस तरह बनाते हैं आप लोगों को पता है। अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें पता है। आप लोग जर्नल एंट्री के गो थ्रू करते हैं, आपने जो जो नाम पढ़ा उसका एक अकाउंट खोल लिया, फिर आप उस सारे जर्नल के को गो थ्रू करते हैं, जहां जहां उसका नाम उस अमाउंट के साथ और पर्टिकुलर के साथ होगा वो आप रिकॉर्ड करते रहेंगे। और इसी तरह आपने जो 10-12 लेजर्स बनाए होंगे उन सब की आप तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा कर दें। फॉर एग्जांपल मशीन, आपने मशीन का अकाउंट बनाया, आपने मशीन को एक जगह पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस ली गई, बेची खरीदी, जिस तरह भी हुआ, वो सारी मशीन्स की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। इसी तरह फिर आपने कैश का एक अकाउंट बना दिया। आपने ऊपर जर्नल में पढ़ा कैश, तो आपने कैश का एक अकाउंट खोल दिया, टी अकाउंट जिसको आप कहते हैं ना, ऐसे एक टी अकाउंट बना देते हैं आप। तो वो टी अकाउंट में आपने ऊपर लिखा जी कैश, उल्टा लिखने की कोशिश, कैश। अब कैश के नीचे यहाँ पे जी फ्लां डेट को कैश आया लिख दिया, डेबिट करते गए, यहाँ पे फ्लां डेट को कैश गया, क्रेडिट करते गए फ्लां डेट को। और एंड पे फिर आपने क्या करना है, इन सारे लेजर अकाउंट्स का इंडिविजुअली बैलेंस लेना होता है। तो ये सारी अकाउंट्स की आपने उस पर्टिकुलर एक आइटम से रिलेटेड जो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस थी उनकी एक समरी ले ली इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस। एक बैलेंस बना लिया कि इतने का हमारे पास ये चीज रह गई है या इतने की इस चीज की फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू है। तो लेजर्स जो है बेसिकली, सॉरी समराइजिंग नहीं, मैं सॉरी गलती से समराइजिंग लिख दिया, क्लासिफाइंग, सॉरी क्लासिफाइंग है जी। आपने क्लासिफाई कर दिया तमाम ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट हेड्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये दिस इज क्लासिफिकेशन। अब समराइज करना है। समराइज करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इनके बैलेंसेस ले लेंगे। अभी भी लेजर्स आप 10, 15, 20 लेजर्स तो बनाएंगे। अभी भी आप किसी कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगे तो आप उसको 15-20 पेज पकड़ा दें, ये लो भाई लेजर देख लो क्या तुम्हें देखना है। तो अभी स्टिल इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल एक्चुअली। अभी कई लोगों के लिए रेलिवेंट भी नहीं है, किसी को कोई लेजर देखना है, किसी को कोई लेजर देखना है। तो अगेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबके लिए अब मीनिंगफुल भी नहीं है। तो आपने समराइज किस तरह करना है, इन तमाम लेजर्स के आपने बैलेंसेस ले लेने हैं, इनको बैलेंस आउट कर देना है। और बैलेंसेस लेने के बाद आप क्या करते हैं, इन सारे के सारे बैलेंसेस को एक पेज पे ले आते हैं। और उस एक पेज पे लाने को हम कहते हैं, आपको याद आ गया होगा, ट्रायल बैलेंस। So a trial balance is the summary of all those hundreds and thousands of transactions जो आपने परफॉर्म की थी। तो ये ट्रायल बैलेंस एक्चुअली वो समरी होती है। आप रिकॉर्डिंग से शुरू हुए, आपने सैकड़ों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, फिर आपने उनको क्लासिफाई किया उस इंफॉर्मेशन को इनटू डिफरेंट हेडिंग्स,
जिनको हम लेजर्स कहते हैं, और उन लेजर्स के फिर आपने बैलेंस लेके एक ट्रायल बैलेंस बना दिया। ये आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस की उस पीरियड के दौरान एक समरी है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने अब समरी का भी ठीक है, अच्छी बात है, लोगों के लिए आपने बहुत आसानी कर दी, लेकिन आप एक स्टेप आगे जाएं और इसकी इंटरप्रिटेशन भी कर लें, इसको थोड़ा मीनिंग दे दें। ठीक है, एक सेकंड मैं सवाल ले लूं इस ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, टेंडेंसी है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन अब आपने करनी है, इसको एक मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट करना है लोगों को, ताकि लोग इससे देख के कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके इंफॉर्मेशन, कुछ अंदाजा लगा सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इंटरप्रिटेशन के लिए आप फिर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आखिरी स्टेप होता है अकाउंटिंग का। और इंटरप्रिटेशन किस तरह होती है, आप एक मिनट मैं ये देखें जी, इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिकली एक फॉर्मेट आप बना देते हैं। आपके पास एक बना बनाया फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी हम दोबारा से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम स्टैंडर्ड 1 पढ़ेंगे, IAS 1 पढ़ेंगे। तो वो फॉर्मेट के थ्रू आप, और ये फॉर्मेट किसने बनाया है, ये अभी नहीं बना, ये सदियों से या कई सालों से, डेकेड से ये हमारे पास मौजूद है, और ये स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने बनाया हुआ है। डिफरेंट दुनिया के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ये हैं। तो आज आगे हमने एक दो तीन चार पांच, बल्कि ये चार पांच डिफरेंट अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स हमने डिफाइन कर लिए हैं कि ये स्टेटमेंट है, ये एक फॉर्मेट है इसका, ये स्टेटमेंट है इसका, ये फॉर्मेट है। तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये कौन सी हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैं आप लोगों के साथ एक बार दोबारा शेयर कर देता हूं। आप लोगों को एक दो नाम तो आते ही हैं, हम सबकी मशहूर तरीन जो है जी बैलेंस शीट, ठीक है। इसी तरह एक आपने पढ़ी हुई है इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जमाने में कहते थे हम। फिर एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस या कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इंशाल्लाह हमारे सिलेबस में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम बनानी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर एक होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये क्या होती है, ये IAS 1 में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा ये होती क्या और क्या बताती हैं। और पांचवी जो हमारे पास चीज है बेटा, वो है नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो ये पांच चीजें आपकी सारी अकाउंटिंग को इंटरप्रिटेशन देती हैं, आपकी तमाम की तमाम अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है जी, तो मैं दोबारा से एक दफा ये बता रहा हूँ और से सुनिएगा। आप रिकॉर्डिंग करते हैं थ्रू जर्नल एंट्रीज, और क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है डेट वाइज आप उसको पर्टिकुलर अमाउंट एक्सेट्रा डेबिट क्रेडिट के साथ लिखते रहते हैं। उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस को अब हमारे लिए समझना पड़ना मुश्किल है। और समझने पड़ने का क्या मतलब है कि बेसिकली हमने इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडेबल, मीनिंगफुल और रेलेवेंट बनाना है। ठीक है जी, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे। अच्छा बेटा, आपका क्लास आपकी अगर खत्म हो जाए तो आपने रीजॉइन करना है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा कि आपकी क्लास अगर खत्म हो जाए तो आपने इसको रीजॉइन करना है, ठीक है।
क्लासिफाई करेंगे और देन आप इसको आगे लेके चलेंगे इस इंफॉर्मेशन को। उसके लिए आप जर्नल से फिर क्लासिफिकेशन के लिए लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स क्या होते हैं? वो अकाउंट्स की समरीज होते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने 10-15 लेजर्स बना लिए और उसके बाद आप इन सारे लेजर्स का एक बैलेंस लेंगे और वो बैलेंसेस आप लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, जो कि एक पेज है। तो आप कहाँ पे सैकड़ों पेजेस से या सैकड़ों एंट्री से आप बस एक पेज पे आ गए। तो इस पेज, अब समरी तो हो गई, लेकिन इस पेज से अब आपने मीनिंग बनानी है। इसको मीनिंगफुल बनाना है लोगों के लिए, ताकि वो उसको बेहतर अंदाज से समझ सके और डिसीजन मेकिंग कर सके इससे रिलेटेड। तो इसमें आप क्या करेंगे? आप यहाँ से अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जो कि आपने एक दो तो बनानी सीखी भी हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए होती है, मीनिंग देने के लिए। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने पढ़ी हैं उनमें एक है जी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ी है, इसको हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। आपको मैं फॉर्मेट रिवाइज कर दूंगा, बनाएंगे नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग टूल में। यानी दोबारा से वो आपको मैं जर्नल एंट्रीज और वो सारी बता दूंगा, लेकिन हम ऐसा उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका टाइम हमारे पास नहीं है इतना। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक दफा आपके साथ रिवाइज करना, उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ। अच्छा, फिर है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और ये हम बनानी, इनकम स्टेटमेंट ये भी आपने बनानी सीखी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये आपको नहीं पता, ये हम बनाएंगे। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, हम इसके सवाल भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और फाइनली नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स, ये भी आपको IS1 जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या है। अच्छा जी, तो कितना टाइम रह गया हमारी क्लास का? यार क्लास में एक मिनट, मेरे यहाँ पे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बेटा क्या आपको आवाज आ रही है? कोई बोल सकता है जी यहाँ पे? अच्छा चलो शुक्र है, मुझे लगा कि यहाँ पे ना वो एरर आ रहा था एक, मेरा क्लास खत्म ना होगी। तो चले, अच्छा ये तो था जी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी डिटेल नहीं, बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बता दिया क्या होती है, कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। इसी तरह एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। तो इसी डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन यही है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एटसेट्रा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है अब, वो अब फाइनेंशियल से कन्वर्ट हो गई है इनटू मैनेजेरियल इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के दौरान जो ट्रांजैक्शंस तो नहीं, जो डीलिंग होती है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है विद इन द मैनेजमेंट, उसको हम मैनेजेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना इन पहले रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई, समराइज और फिर प्रेजेंट करना इन इंटरप्रेटेबल मैनर, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग आपने नाम सुना होगा, ये भी वही है, कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट आप सबको पता है क्या, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम 2 सेमेस्टर। तो कॉस्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको इस सारे से निकालना और एक बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगी। इसी तरह एक टैक्स अकाउंटिंग होती है, वो भी यही सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये अकाउंटिंग अब आपके लिए आसान हो गया समझना कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग के अंदर बस इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर दें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बनती जाएगी। नेक्स्ट, रूल वर्सेस प्रिंसिपल। ये भाई बड़ी मजे की एक बहस है और ये आप बार बार करेंगे। मैं आपको आगे एक दो सब्जेक्ट और में ये बहस करवाऊंगा और यहाँ पे आप लोगों ने ना पार्टिसिपेट भी करना है क्लास में। अच्छा जी, अकाउंटिंग जो है वो
रूल नहीं है, याद रखिएगा। नो अकाउंटिंग इज रूल बेस्ड, अकाउंटिंग इज प्रिंसिपल बेस्ड। अकाउंटिंग जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड होती है। मतलब आपको अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करना लाजमी नहीं होता। उनको आपको जर्नल एंट्रीज को इस तरह से करना लाजमी नहीं है। आप जर्नल एंट्रीज की अपनी तरफ से कोई इजाद कर सकते हैं। लेजर बनाना आपके लिए लाजमी नहीं है, आप खुद से कोई और अकाउंट बना सकते हैं। इसी तरह आपके लिए आपके पास ये जो ट्रायल बैलेंस है ये भी बनाना कोई लाजमी नहीं है, या इस तरीके से बनाना लाजमी नहीं है। इसी तरह बेटा तमाम की तमाम अकाउंटिंग जो है वो आपके ऊपर लाजिम नहीं है, बल्कि आप लोगों को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि अगर आप इस तरह कर लें तो बेहतर है, अगर आप इस तरह कर लें तो बेहतर है, वरना जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। हाँ, कुछ जगह पे ये रूल बन जाता है, और वो क्या रूल्स हैं कि आपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जरूर बनानी है, और ये रूल भी कंट्री वाइज वेरी करता है। पाकिस्तान में मैं अगर बात करूं तो और भी मेजोरिटी ममालिक में ये रूल है कि आप लोगों ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो यहाँ पे एक रूल आ गया, वरना अकाउंटिंग इज ऑल प्रिंसिपल बेस्ड। गाइडलाइन है, बनानी है ठीक है, नहीं बनानी भाई कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से बना लोगे तो बेहतर है, तुम्हारे लिए ही बेहतर है अगर तुम अकाउंटिंग करोगे। तो इससे आपको किससे अंदाजा होगा प्रिंसिपल बेस्ड का? नीचे आप देखें कि दो चीजें लिखी हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्सेस गैप्स। ये है क्या, ये मैं बताता हूँ। इससे पहले अगर आप देखें तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, रूल्स नहीं लिखा हुआ, लॉज नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड्स मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप बेंचमार्क बना लें, जिसको फॉलो किया जाए उसको आप स्टैंडर्ड कह देते हैं। तो स्टैंडर्ड्स हैं विच आर नॉट बाइंडिंग अपॉन यू टू फॉलो। इसी तरह गैप्स, गैप्स कहते हैं जी हम जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये GAAPS है, चलें ये आप बाद में कर लीजिएगा। GAAPS जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये भी क्या है, प्रिंसिपल्स है जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी ज्यादातर लोग यही करते हैं। स्टैंडर्ड भी वही है जो ज्यादातर लोग करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। ज्यादातर दुनिया यानी तकरीबन सारी दुनिया बैलेंस शीट बनाती है और इस फॉर्मेट में बनाती है, ये एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है, या एक जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन गया। अगर मैं आपको कोई बैलेंस शीट बनाए, आप फौरन से एक साइड पे एसेट लिखेंगे, एक साइड पे लायबिलिटी लिख देंगे, और फिर उसके बाद जर्नल का भी एक फॉर्मेट आपको पता है जी, लेफ्ट पे डेबिट, राइट पे क्रेडिट, और इस तरह आप एक फॉर्मेट बने हुए हैं। अब ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, आप चाहें तो अपना कोई फॉर्मेट बना लें, अपना एक स्टैंडर्ड बना लें, सो इट इज टोटली अप टू यू। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात ही आप क्या, आपको कहते हैं ना कि मुसीबत पड़ी है, आप अहमी फजूल में एक स्टैंडर्ड बना दें, अपनी तरफ से इजाद कर लें। जब एक बना हुआ है सारी दुनिया को यही समझ लगता है, आगे भी हम पढ़ेंगे कि और भी रीजंस हैं एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करने के, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे बेटा आप लोग एक बात बताएं मुझे कि आपकी नजर में अकाउंटिंग जो है वो रूल बेस्ड होनी चाहिए या प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए? मुझे जरा आप लोग पार्टिसिपेट करें चैट में। अच्छा, हमारी क्लास खत्म नहीं हुई, शायद आज जूम हम पे मेहरबान है कोई, उसने मेरा ख्याल है फ्री एक वर्जन देते हैं कभी कभार। चले हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जब खत्म ये टॉपिक्स खत्म होंगे ये दो, हम उसके बाद इसको कैरी ऑन करेंगे। अच्छा जी, सो आप बताएं जी, रूल बेस्ड अकाउंटिंग रूल बेस्ड होनी चाहिए या प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए? एक सेट बना लें और यही सबने फॉलो करना है, ऐसी की तैसी जी सबने ये फॉलो करना है, या नहीं सबको अपनी मर्जी से करने दें काम? अच्छा जी,
ईमान ने कहा जी प्रिंसिपल बेस होनी चाहिए, सना इज सेइंग रूल बेस, मोमिना प्रिंसिपल बेस, अबू हुरैरा रूल बेस। अच्छा, ये तो मिक्स्ड ओपिनियन है। एक और रूल बेस्ड आ गया जी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता वो शीप, इसको कहते हैं शीप शीप कल्चर फॉलो करना, मतलब एक ने कहा, दो ने कहा रूल, अब सब माशाल्लाह, अब कोई भी प्रिंसिपल करने के बीच में हिम्मत नहीं करेगा। हाँ ये देखा ये यकीनन बैक बेंचर है अब्दुल उन्नान है, इसने कहा नहीं मैं सबके अगेंस्ट जाता हूँ। अच्छा जी चले, अब ये मैं आपको एक अपनी क्लास का ये रूल बता देता हूँ। ये मेरी क्लास में बेसिकली जवाब इतना आसान नहीं होता। मुझे आपकी राय नहीं चाहिए, मेरी अपनी राय है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अपनी राय है, और बेहतर बेहतर तो नहीं लेकिन अच्छी राय है। मुझे बेसिकली अपनी राय अगर बदलनी है, आपको भी अगर अपनी राय बदलनी हो, तो आप लोगों को दलील चाहिए होती है। तो आप लोग अब मुझे ये भी बताएंगे, जिन्होंने ये लिखा है वो लोग साथ बेटा ये भी बताएं कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। आपने कोई एक चीज तो सोची होगी कि रूल बेस्ड होनी चाहिए या प्रिंसिपल बेस्ड होनी चाहिए इस वजह से, तो मुझे एक्चुअली रीजन भी चाहिए होता है, आपके आंसर का रीजन, उसके पीछे बैकग्राउंड भी चाहिए मुझे, वो बताएं जरा। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब रूल्स फॉलो करना आसान नहीं होता। हम्म, अच्छा पॉइंट है वैसे, इसको थोड़ा इलेबोरेट अगर करें, कोई और कर दे या आप ही कर दें, इलेबोरेट इसको कर दें अगर आप जरा। आज सारे सेम फॉर्मेट फॉलो करें, नहीं तो कंफ्यूजन होगी सबके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड, ये भी सही बात है यार। और कोई बात, बेसिकली ये जो बात की है ना अबू हुरैरा ने, ये बहुत जबरदस्त बात की है, और यही बात मैं बेसिकली आप लोगों से निकलवाना चाह रहा था कि कोई ये बात जरूर करे। इसका मतलब है पता है क्या है? आप लोगों को मतलब अब एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट बन गया है आप लोगों को। सारे सेम फॉर्मेट फॉलो करें, नहीं तो कंफ्यूजन होगी सबके लिए। वेरी गुड पॉइंट जी। चलें, इस पॉइंट को अब हम अब सेव रखेंगे अपने पास, और इसको हम मौके पे यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूं, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड में ही बल्कि यूज करेंगे, ये आप देखें नीड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गैप। मैंने ये दो चीजें लिखी हैं बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है या स्टैंडर्ड्स है, ये गाइडलाइंस हैं, और गैप भी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल और गाइडलाइंस हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बॉडी है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, उसने ये डिवाइस किए हैं, बकायदा तौर पे इशू किए हुए हैं दुनिया के लिए फॉलो करने के लिए। करना है तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल हैं, रूल्स नहीं है तो आपने फॉलो किए हैं, करने हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। और करने क्या, बेसिकली अब सारी दुनिया यही फॉलो करती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूके बेस्ड, लंदन के अंदर इनका हेड ऑफिस है IASB का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और वहां से ये बैठ के अकाउंटिंग के मामलात को मॉनिटर करते हैं और एक स्टैंडर्ड इशू करते हैं। वो किस तरह इशू करते हैं वो प्रोसेस भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इसी तरह गैप क्या है? गैप कोई बॉडी नहीं इशू करती, ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो दुनिया कर रही है वही है। ठीक है, ये किसी ने इशू नहीं किए, किसी ने बैठ के बकायदा फॉर्मली इनको नहीं देखा और फॉर्मली इशू नहीं किया। ये वो रूल्स है, वो सॉरी वो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है जो दुनिया सैकड़ों सालों से
कई दिहाइयों से अपनी तरफ से ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये फर्क है दोनों में, और ये अमेरिकन बेस्ड ज्यादा होते हैं जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली अमेरिकन प्रैक्टिसेस ज्यादा हैं इसमें। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्मली इशूड है, और गैप्स फॉर्मल नहीं है, बस जो कर रही है दुनिया सब वही करते रहे। ठीक है, तो ये इनमें एक डिफरेंस है। अच्छा जी, मैं ये सवाल लूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गैप्स रूल बेस पर होते हैं? नहीं, प्रिंसिपल। गैप के नाम के अंदर ही प्रिंसिपल है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये GAAPS है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये गैप्स है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये रूल बेस है, ये भी प्रिंसिपल होते हैं। अच्छा, फिर उसामा का सवाल है, गैप्स मे बी यूज्ड इन USA एंड इंटरनेशनल यूज्ड बाय अदर कंट्रीज IAS। बिल्कुल, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन अब तो USA में भी स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। तो गैप्स भी सारी दुनिया में यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपको बताना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। गैप्स तो बस सब यूज कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट है, क्यों है? हालांकि अब इसका नाम फॉर्मली बैलेंस शीट नहीं भी रहा, लेकिन अभी भी सारे बैलेंस शीट कहते हैं। और आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट को भी अगर आप कहेंगे ना कि भाई बैलेंस शीट, तो उसके जेहन में फौरन वो फॉर्मेट आ जाएगा। एक ही जो बैलेंस शीट है वो सारी दुनिया में एक ही है, और सबको उसका नाम पता है, बैलेंस शीट है। ये एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि बैलेंस शीट एक नाम है और वो उसका ये फॉर्मेट है, एसेट्स ये होते हैं, ये लाइबिलिटीज होती हैं, ये सारे गैप्स हैं। इनको किसी ने बताया नहीं है आपको कि यही गैप है। ठीक है, कि यही वो प्रिंसिपल है, बस ये बन गए हैं, सारी दुनिया कर रही है तो आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड्स क्या हुआ, क्या कि गैप्स जो है वो जब यूज होने लग गए, तो वो यूज होते होते कुछ मसाइल पेश आने लग गए। और वो मसाइल क्या थे? वो कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से फिर एक बोर्ड है IASB, जो कि पहले IASC कहलाता था, इसकी हिस्ट्री पे भी हम पढ़ते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है आज तो नहीं पढ़ सकेंगे, 1 घंटा तो तकरीबन होने वाला है। तो वो जो IASB है, उसने देखा कि यार अब गैप्स जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स्ड हो गए हैं, डिस्पर्स्ड हो गए हैं। तो ये बहुत ही दुनिया जो है वो अलग अलग होती जा रही है। अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए। फिर एक और चीज देखी गई कि गैप्स अब दे आर नो लॉन्गर गैप्स, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अब नहीं रहे, अब इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। हर अकाउंटिंग बॉडी या हर मुल्क, अब हम बढ़े जी नीड फॉर IAS की तरफ, हर मुल्क या हर अकाउंटिंग बॉडी अपना एक प्रिंसिपल बना रहे हैं, और इससे क्या है, डाइवर्सिटी आई जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जिन्होंने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में के हक में बात की थी, उनके पॉइंट के लिए एक आर्ग्यूमेंट, मतलब उनकी फेवर में एक आर्ग्यूमेंट ये था कि हर मुल्क की अकाउंटिंग डिफरेंट है, इन अ सेंस कि हर मुल्क के लॉज भी डिफरेंट है, कंपनी लॉज, हर मुल्क का कल्चर डिफरेंट है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल है, रूल्स नहीं है। क्योंकि अभी आपको थोड़ी सी गुंजाइश दे दी गई है कि आप अपनी लोकल अकाउंटिंग को भी बीच में इनकॉर्पोरेट कर लें। पाकिस्तान में और तरीके से कंपनीज चलती हैं और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अमेरिका में और है, और इसी तरह हर मुल्क में डिफरेंट है। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल बेस्ड है, क्योंकि या स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि हर कोई अपनी अपनी थोड़ी सी इनकॉर्पोरेशन करता रहे इनके अंदर। लेकिन हुआ क्या कि ओवर द पास्ट या ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेकेड्स, खास तौर पे 1950s और 60s में, जब इंडस्ट्रियल एक किस्म की रेवोल्यूशन आप कहें, कंप्यूटर्स आ गए, मशीनरी सोफिस्टिकेटेड हो गई, और एक किस्म की एक टेक्नोलॉजिकल वो आई, रेवोल्यूशन आई, और ब्रांचेस बनना शुरू हो गई, और डिफरेंट मुल्कों में ग्लोबलाइजेशन हो गई, कंपनीज चली गई। तो हुआ क्या कि अकाउंटिंग भी थोड़ी
डिफरेंट होती गई। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग के, जिस तरह अबू रहरा ने बात की, चले आज ही उस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि सब कंफ्यूज होने लग गए, सब कंफ्यूज होने लग गए। अब बैलेंस शीट को मिसाल के तौर पे हम लोग लेफ्ट साइड पे एसेट लिखते हैं, राइट साइड पे लायबिलिटीज और इक्विटी लिखते हैं। हमें एक आदत पड़ी है, किसी एक मुल्क में अगर सिर्फ इतना ही हो जाए ना कि लेफ्ट पे लायबिलिटी आ जाए और राइट पे एसेट आ जाए, तो हम लोग जब जाके देखेंगे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें मतलब एक दफा उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर वो बच्चे जिन्होंने माशाल्लाह बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट्स के बगैर पढ़ी है, तो वो तो समझेंगे कि पर लेफ्ट पे एसेट है तो सारे के सारे एसेट है। हमने तो रटे मारे हैं कि जी खब्बे पासे एसेट है तो सज्जे पासे लायबिलिटी है, और जो आपने पढ़ा बस वही लेफ्ट राइट। आपने ये नहीं देखना कि अंदर क्या लिखा हुआ है, और लेफ्ट पे जो भी पढ़ा वो एसेट है, राइट पे जो भी पढ़ा वो लायबिलिटी है। तो ये सिर्फ एक ही डिफरेंस आ जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बैलेंस शीट को कहीं पे जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट नाम फॉर एग्जांपल इसका दे दिया जाए अगर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी। तो इसीलिए इस सारी अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म करने के लिए, यानी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को पूरी दुनिया में लागू करने के मिशन के साथ स्टैंडर्ड्स इशू किए गए। इन स्टैंडर्ड्स को इशू किया जाता है विद दिस व्यू पॉइंट कि सारी दुनिया में एक ही अकाउंटिंग हो ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है, सबको पता हो कि क्या हो रहा है, ये ना कि लोग कंफ्यूज हो जाएं और उनको समझ ही ना लगे कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स को या इन तमाम प्रैक्टिसेस को एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में इशू किया जाने लगा। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट कंपेरेबिलिटी का था। अच्छा, हमें अब इस बात से भी गर्ज नहीं है कि जी लायबिलिटी खब्बे पासे आ गई और एसेट सज्जे पासे चला गया। बेसिकली हमें जिस बात से गर्ज है या जो मसला हमें आ रहा था वो ये था, कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पे ये जो मैंने ग्लोबलाइजेशन की बात की, अब पेप्सी जो है वो अगर अमेरिका में अकाउंट बनाएगी तो वो अमेरिका में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के तहत उसने अकाउंट बनाया कॉन्सेप्ट के तहत। इसी तरह अगर वो पाकिस्तान में अकाउंट बनाने लग जाए तो उसके कॉन्सेप्ट ही बदल जाएंगे। अब इवन पेप्सी के अंदर ही अगर पेप्सी वाले अपना यूएसए का अकाउंट देखें और पाकिस्तानी अकाउंट देखें तो वो दोनों की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर नहीं कर सकेंगे। ये मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में अगर हमारे ट्रेंड है जी कि हमने फला फला या इतनी अमाउंट के एक्सपेंसेस को हमने लिखना है, अमेरिका में वो अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, वो उनके लिए मटेरियलिटी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो थोड़ी ज्यादा है। वो ज्यादा अमाउंट को एक्सपेंस लिखते हैं, थोड़े एक्सपेंसेस को लिखते ही नहीं है फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या, पाकिस्तान में हम छोटे 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 एक्सपेंसेस को भी लिखते अपना प्रॉफिट कम कर लेंगे। अमेरिका वाले फॉर एग्जांपल, बेटा सारी एग्जांपल्स हैं, ऐसा होता नहीं कहीं पे, अमेरिका वाले जो है वो ज्यादा से ज्यादा भी एक्सपेंसेस को नहीं लिखेंगे तो उनका प्रॉफिट ज्यादा शो हो जाएगा। अब जब परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे आप, तो आप कहेंगे कि जी अमेरिकी कंपनी ने या अमेरिकी जो पेप्सी की ब्रांच है उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन उसका प्रॉफिट क्यों ज्यादा था? क्योंकि उसने कुछ चीजें इस तरह से लिखी जो पाकिस्तान में नहीं हम उस तरीके से उसको फॉलो करते थे, तो उसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से कम ज्यादा हो गया, ना कि एक्चुअली परफॉर्मेंस की वजह से। तो यहाँ पे एक कंपेरेबिलिटी का इशू आ गया। फिर अब पेप्सी वाले और तरीके से स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोक वाले और तरीके से बना रहे हैं। अब एक शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करना चाहता है इन कंपनीज में, वो जब देखेगा दोनों की परफॉर्मेंस को, दोनों की स्टेटमेंट सामने रखेगा। अब एक ने और स्टैंडर्ड्स के लिए बनाई को यूज करते बनाई है प्रिंसिपल्स को, एक ने दूसरे प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बनाई है। तो इवन वो जो शेयर होल्डर ने डिसीजन लेना है वो भी सही नहीं ले सकेगा। तो याद रखिएगा, कंपैरिजन जो है वो हमेशा सेम, उसके पीछे कई चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। अकाउंटिंग कंपैरिजन या परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात करें तो परफॉर्मेंस कंपैरिजन जो है उसके लिए बहुत सी चीजें कॉन्स्टेंट्स होनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी बात है द रूल्स और द स्टैंडर्ड्स बाय विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड। वो अगर सेम होंगे तो फिर जो डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस का ही होगा।
लेकिन अगर वो प्रिंसिपल से डिफरेंट है स्टेटमेंट्स बनाने के, तो फिर जो डिफरेंस है वो परफॉर्मेंस का भी होगा और वो साथ ही साथ उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या रूल्स या गाइडलाइंस का भी डिफरेंस आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब आपने दो कंपनीज को, दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना होगा, तो आपकी कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ने कुछ समझ के किया, एक ने कुछ समझ के किया। तो कंपेरेबिलिटी के लिए ग्लोबलाइजेशन में खास तौर पे, जहाँ पे सारे कंपनीज अब हर मुल्क में फैल गई है जी, बड़ी बड़ी कंपनीज तो खास तौर पे, और आप पाकिस्तान में बैठे अमेरिका की कंपनी भी चला सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये कंपेरेबिलिटी इसके लिए बहुत जरूरी थी। और फाइनली रेलेवेंस, वही बात है कि वही इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जो रेलेवेंट हो सबके लिए, उसको कम से कम भी करें और मीनिंगफुल भी करें। इसके लिए स्टैंडर्ड से हमें गाइडलाइंस दे दी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मीनिंगफुल है और रेलेवेंट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जितनी देंगे वो फजूल ही है किस्म की। तो अगर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता था, कोई बहुत कम देता था, तो ज्यादा वाले की इन्फॉर्मेशन कम कर दी गई, कम वाले की ज्यादा कर दी गई। एंड दिस इज हाउ इट गोज। एक मिनट। सो भाई, ये जो आप अटेंडेंस लगा रहे हैं ना, ये इस खुशफहमी में ना रहे कि इनकी अटेंडेंस लग गई है। आपका बेटा वो ज़ाहिर बात है पार्टिसिपेंट्स में नाम नहीं हुआ होगा, या ये मेरा ख्याल है दूसरे सेक्शन वाले बच्चे। बेटा आपकी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, बी सेक्शन की क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, एक ही चल रही है। चले जी, फिर वाइंड अप करते हैं आपकी क्लास को बेटा, दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया है। तो आईएएसबी क्या है इसका ओवरव्यू देखेंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये अब आपको एक बैकग्राउंड समझ लगी अकाउंटिंग की। आज अकाउंटिंग की का इंट्रोडक्शन था। तो चले, सवाल भी मेरा ख्याल अब किसी का नहीं है। पास में काफी टाइम से थी लेकिन मुझे, अच्छा चले वो कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, आपकी वो उसमें स्क्रीनशॉट्स में आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, चले जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, और इंशाल्लाह ताला ये यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। ओके जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।